Good morning class. Hello student. I am your social science teacher, myself Tripta Parashar. Yes, in this video we discuss chapter 5 part 1. आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे. हिस्ट्री चैप्टर, हिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है वो डिस्कस करेंगे. एंड चैप्टर 5 इज़ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, विद्रोह जो हुआ था, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. और पार्ट 1 हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फर्स्टली वी डिस्कस न्यू वर्ड्स. Firstly, we discuss new words, and you have to write down new words in your notebook. Yes, first new word is alien. Yes, alien is of a different nature, a foreigner. कोई भी foreigner जो बाहर से आया है, विदेशी, उसके लिए जो word यूज़ करते हैं या जो term यूज़ करते हैं वो है alien. Yes, then second word is confiscate. मीन्स होता है, देखिए, to officially take something away from somebody, specially as a punishment. कि मतलब किसी को हम पनिशमेंट देते हैं तो उसकी कोई चीज़ हम ले लेते हैं तो वो चीज़ कहलाती है कॉन्फिसमेंट. कि हम उसे कोई पनिशमेंट दे रहे हैं और उस पनिशमेंट क्या दिया है हमने, कि उसकी कोई चीज़ है, कोई थिंग है, वो हमने क्या कर ली, अपने कब्जे में कर ली. तो इसे हिंदी में बोलते हैं जब्त कर लेना. नेक्स्ट है ग्लूड. मीन्स होता है इन लार्ज नंबर, मतलब बहुत ही बड़ी संख्या में या बहुत ही बड़ी मात्रा में. वो होता है लार्ज नंबर की बहुत सारी कलेक्टिव फॉर्म में. यस, नाउ कम टू चैप्टर. यस स्टूडेंट्स, we have already discussed East India Company's policy and their effect on different section of society. यहाँ ये बोल रहा है हमने ऑलरेडी किसके बारे में डिस्कस किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिस्कस हम पास्ट चैप्टर्स में, जो लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किए थे उनमें कर चुके हैं. उनकी जो पॉलिसीज़ थी और उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो अंग्रेज़ जो हमारे देश पर राज करने के लिए आए थे, रूल करने के लिए आए थे, तो उन्होंने हमारी कंट्री के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई थी उनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. और उन जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई थी, जो ब्रिटिश आए थे या जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी उसका क्या इफ़ेक्ट आया था हमारी कंट्री के ऊपर, या यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आया था, ये भी हमने डिस्कस किया था. ये बहुत ही बैड इफ़ेक्ट्स हमारी कंट्री पर आए थे. काफ़ी बुरा प्रभाव, जो सिचुएशन, बहुत ही टिपिकल सिचुएशंस जो यहाँ के जो सिटीजन्स है, जो इंडियंस हैं, उन्होंने फेस करी थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश, एट द टाइम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. यस, राजास, नवाब्स, क्वींस, लैंडलॉर्ड्स, पीजेंट्स, सोल्जर, ट्राइबल्स एंड द कॉमन मासेस वर ऑल अफेक्टेड बाय दोज पॉलिसी. जो इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी उनसे, देखिए, जो राजा थे यहाँ नवाब जो थे, क्वींस यहाँ की जो रानियाँ थी, लैंडलॉर्ड्स मतलब जो जमींदार वगैरह थे, और पीजेंट्स मतलब जो किसान थे, सोल्जर्स सैनिक, ट्राइब्स जो जनजाति आदिवासी लोग हैं, इन सभी ने, या कॉमन मासेस जो आम आदमी है, सभी ने क्या करी थी, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स फेसेस करी थी. एक डिफरेंट प्रॉब्लम सभी लोगों ने फेस करी थी, कॉमन मास ने करी थी. ऑल ऑफ देम रोज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट इन ब्रिटिश इन 1857. तो इन सभी ने मिलकर क्या किया था, 1857 में क्या किया था, रिवॉल्ट किया था अंग्रेजों के खिलाफ. रिवॉल्ट मीन्स विद्रोह करना. रिवॉल्ट का हिंदी जो टर्म है वो है विद्रोह है, मतलब उन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन करना, धरना देना या किसी भी तरह से विरोध प्रकट करना. ये हम क्या है, आपके अगेंस्ट है, हम नहीं चाहते कि आप यहाँ रहें, हमारे लिए वर्क करें. तो इस तरह से 1857 के टाइम लोगों ने क्या किया था, विद्रोह किया था. यस, देखिए फिर, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 शॉक द ब्रिटिश एम्पायर टू इट्स फाउंडेशन. तो जो ये रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, तो इसने शॉक मैंने हिला के रख दिया था. जो ब्रिटिश फाउंडेशन था, मतलब जो ब्रिटिश नींव थी, उसको क्या कर दिया था, इस विद्रोह ने हिलाकर रख दिया था. थ्रू it started as a military revolt, the causes of deeply rooted in the nature of British rule in India. ये जो रिवॉल्ट है 1857 का, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मिलिट्री से. सैनिकों ने इसे सबसे फर्स्टली स्टार्ट किया था, मिलिट्री फोर्स ने इसे स्टार्ट किया था, क्योंकि जो ब्रिटिश है वो काफ़ी जड़ों तक, काफ़ी गहराई तक क्या है, हमारे यहाँ फैल चुके थे. तो उनको हटाने के लिए सबसे फर्स्ट जो ये विद्रोह है वो किसने स्टार्ट किया था, मिलिट्री से स्टार्ट हुआ था. It drew its strength from grave discontent, which was direct consequences of an oppressive alien rule in India. क्योंकि ये क्या था, अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो सभी क्या थे, डिसकंटेंट, मतलब असंतोष, कोई भी सेटिस्फाई नहीं था. और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, इसके जो परिणाम आ रहे थे वो भी हमारे लिए क्या थे,
बहुत ही डेंजरस थे, क्योंकि जो ब्रिटिश जो रूल ला रहे थे या कोई भी पॉलिसीज़ ला रहे थे वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं थी, सभी क्या थी वो इंडियन के अगेंस्ट ही थी। चाहे वो कोई सी भी पॉलिसी लाते थे तो वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट कर रही थी, इंडियंस को, और कहीं ना कहीं जो इंडियंस हैं उनके ऊपर क्या हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। यस, नेक्स्ट जो है कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट, कि ये जो रिवॉल्ट हुआ है इसके क्या कॉजेज थे, क्या कारण थे, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। यस, कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट, कि ये जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था इसके क्या कारण थे। यस, कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट में स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, जो यहाँ कुछ हेडिंग्स दी हुई है पेज नंबर 48 पर, वहाँ हम देखेंगे कि क्या कॉजेज रहे थे इसके। तो द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट 1857, यस, जो कॉजेज दिए हुए हैं, तो इस तरह से कॉजेज इन्होंने कारण कुछ बताए हुए हैं। तो यस, फर्स्ट जो कॉज था, फर्स्ट जो कारण था, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। यस, क्या था, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। जो पहला था सोशल मतलब सामाजिक, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, क्या सामाजिक और धार्मिक कारण थे इस रिवॉल्ट के। इन्होंने जो विद्रोह किया था, ये अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने जो विरोध करना स्टार्ट किया था इंडियंस ने, जो उसका जो फर्स्ट जो रीज़न यहाँ दिया हुआ है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज है। यस, लॉ एंड इंटरफियरेंस विद द रिलीजन कस्टम ऑफ द पीपल्स, वो लोग क्या करने लगे थे, अब जो ब्रिटिश थे या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लोगों के रिलीजन में वो इंटरफियरेंस करने लगे थे। पहले क्या था, जिस पर्सन की जो इच्छा है, जिसको वो मानना चाहता है या जिसमें आस्था रखता है, उस धर्म को वो फॉलो कर सकता है, फ्रीडम थी। लेकिन अब जो ब्रिटिश थे वो क्या करने लगे थे, इंटरफियरेंस करने लगे थे। नाउ सेकंड जो दिया हुआ है, रिएक्शन अबाउट रिफॉर्म्स मेड बाय द ब्रिटिश। इसके अलावा जो अब क्या है, जो ब्रिटिश थे वो रिफॉर्म्स, कुछ जो पॉलिसीज़ है उनको रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस वो लोग करने लगे थे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज कर दिया था। तो इस रिफॉर्मेशन की वजह से भी जो सोसाइटी के अंदर या रिलीजन के अंदर वो लोगों में रिफॉर्मेशन करने लगे थे, तो इस वजह से भी लोगों ने क्या किया था, रिवॉल्ट किया था। फिर है इंडिग्निटीज हर्डल एट इंडियंस, वो कहीं ना कहीं जो इंडियंस थे उनका क्या कर रहे थे, अपमान कर रहे थे। नेक्स्ट इज़ फियर ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन, इसके अलावा लोगों को फियर था, डर था कि वो क्या कर देंगे, उनके जो रिलीजन, उनके धर्म को परिवर्तन कर देंगे, मतलब जो अंग्रेज़ हैं वो हमारे धर्म को परिवर्तन कर देंगे, ये इंडियंस के अंदर फियर था। नेक्स्ट जो है अप्रेसिएशन अबाउट इंग्लिश एजुकेशन, और जो उन्हें उस वक्त क्या फोर्स किया जा रहा था इंग्लिश एजुकेशन के लिए, अंग्रेजी शिक्षा के लिए उन्हें फोर्स किया जा रहा था, तो ये भी लोगों के मन में डर था या भय था कि हमें अब ये क्या करेंगे, फोर्सफुली हमें इंग्लिश जो है लिटरेचर या जो इंग्लिश जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो हमें क्या करनी होगी, लेनी होगी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उसके लिए उन्हें क्या कर रही थी, प्रेशराइज कर रही थी। नाउ अब जो सेकंड जो है इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमिक जो टर्म है उसका जो मतलब होता है आर्थिक, जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है उससे। यस, देखिए तो हमारे जो कंट्री पर इकोनॉमिक भी काफ़ी सारे इफेक्ट जो पड़े थे हमें देखने को मिले थे। रूइन ऑफ ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट, हमारे जो देश का ट्रेड मतलब जो बिजनेस था और हैंडीक्राफ्ट मतलब जो हाथ से लोग सामान बनाते वो पूरी रूइंस हो गया था, मतलब बर्बाद हो गया था, ये इफेक्ट आया था। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों के जो जॉब या बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो जॉब अगर नहीं होगी या लोगों के पास ट्रेड बिजनेस नहीं होगा तो क्या होगा, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी ऑब्वियसली। नाउ जो सेकंड टर्म यह दिया हुआ है इम्प्रूविशमेंट ऑफ द कल्टीवेटर, जो कल्टीवेटर्स मतलब जो किसान थे, जो खेती करने वाले जो किसान थे वो क्या होते जा रहे थे और गरीब होते जा रहे थे, मतलब उनका जो प्रोडक्शन वो कर रहे थे खेतों के अंदर उसको वो इतना कम रेट्स पर, इतनी कम प्राइस पर, लो प्राइस पर वो लोग परचेज करते थे, जो फॉरेनर्स अंग्रेज जो थे, इससे जो कल्टीवेटर्स थे वो और क्या होते जा रहे थे, पुअर होते जा रहे थे। फिर है इंडिया रिड्यूस टू एन एग्रीकल्चर कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, और सिर्फ इंडिया एक इसको क्या है, एक कॉलोनी, एग्रीकल्चर कॉलोनी के रूप में वो यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को नहीं देख रहे थे, या यहाँ के जो किसान हैं या जो ट्रेडर्स हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। वो एक एज ए कॉलोनी वो उसे ट्रीट कर रहे थे कि उन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कि हाँ हमें यहाँ से जो है रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाना है, देन उसका प्रोडक्शन कहाँ करना है, अपनी कंट्री में करना, उसको फिर हाई प्राइजेस पे वापस क्या करना है, इंडियंस को सेल करना था, यही उनका एम था। नेक्स्ट जो है इनह्यूमन ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू इंडिगो कल्टीवेटर्स, जो इंडिगो एक किसका नाम है, क्रॉप, फसल थी नील जो
फसल है वो नील क्या यूज़ आती है, आप वाइट कपड़ों पर जो नील यूज़ करते हैं तो वो लोग उसे यूज़ करते थे। तो वो क्या करते थे, जो इंडिगो को जो क्रॉप्स जो लगा रहे हैं उनके साथ क्या किया जाता था, बैड ट्रीटमेंट किया जाता था जो कल्टीवेटर्स थे। यस, फिर है ड्रेन ऑफ वेल्थ, और इसके अलावा जो उन्होंने कहीं ना कहीं वो हमारी मनी का विड्रॉ कर रहे थे, मतलब हमारे देश से पैसा क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, हमारे देश का पैसा ले जा रहे थे वो किसी ना किसी फॉर्म में। नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल कॉजेज। नेक्स्ट आवर टर्म इज पॉलिटिकल कॉजेज, कि क्या पॉलिटिकल कारण रहे थे इसके, इस रिवॉल्ट हुआ था तो इसके कुछ पॉलिटिकल कॉजेज भी थे। यस, देखिए इरोजन ऑफ नवाब्स पावर, उन्होंने क्या किया था, जो नवाब्स की जो पावर थी, नवाब मतलब जो राजा से ही मतलब है, जो किंग्स हैं, तो उनकी पावर को क्या कर लिया था, उन्होंने छीन लिया था या ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट जो है डिस्कर्सी ऑफ टू दी मुगल एम्परर, और जो मुगल जो राजा थे उनके खिलाफ वो क्या थे, बिल्कुल सम्मान या आदर, उनकी बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते थे, उन लोगों की इंसल्ट करते थे, या उन लोगों को भी उन्होंने क्या कर लिया था, अपने अंडर में कर लिया था, जो मुगल्स एम्परर थे उन्हें। नेक्स्ट जो है ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू नवाब साहेब, उन्होंने जो एक नवाब साहेब से क्या करी थी, मुलाकात भी करी थी, तो उनके साथ भी क्या किया था, उन्होंने कोई अच्छा बिहेव नहीं किया था, मिसबिहेव ही किया था। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है, इन्होंने एक रूल निकाला था कि जो किंग है या क्वीन है, तो अब क्या है, उनमें से किसी की एक की डेथ हो गई तो वो क्या कर सकते हैं, एडॉप्ट नहीं कर सकते थे किसी बच्चे को, अगर उनके खुद के बेबी नहीं है तो वो किसी और के बेबी को एडॉप्ट नहीं कर सकते थे, एक लॉ था, हम इसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। फिर है एनेक्सेशन ऑफ अवध, इसके अलावा जो अवध भी क्या था, एक किंगडम था, हम ऐसा मान सकते एक राज्य था, उस पर भी उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था ब्रिटिश ने। नाउ है अब है मिलिट्री कॉजेज, क्या है मिलिट्री कॉजेज। यस, जो मिलिट्री कॉजेज हम देखेंगे, लॉ सैलरी एंड लिमिटेड प्रॉस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन। यहाँ जो मिलिट्री मतलब सेना के अंदर क्या हो रहा था, सैनिकों के अंदर जो इंडियंस जो सोल्जर्स थे, इंडियन जो सैनिक थे, उन्हें जो सैलरी बहुत ही कम प्रोवाइड कराई जा रही थी, बहुत ही कम सैलरी में वो लोग काम कर रहे थे। इसके अलावा उन्हें कोई प्रमोशंस भी नहीं दिए जाते, कि वो बहुत सालों से इस पोस्ट पे काम कर रहे, तो सेम ही पोस्ट उन्होंने मेंटेन करके नहीं, प्रमोशन उनको नहीं मिल रहा था, ये रीज़न था एक तो। और गल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयड, और जो अनएम्प्लॉयड जो सोल्जर्स की भरमारा, वो क्या सिर्फ अंग्रेज जो होते उन्हें ही सेना में ले रहे थे, मिलिट्री में ले रहे थे, जो इंडियंस थे उन्हें क्या कर रहे थे, वो लोग अवॉइड कर रहे थे। नेक्स्ट है जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, इसके अलावा उन्होंने एक एक्ट निकाला था इनलिस्टमेंट मतलब भर्ती के लिए, जो सोल्जर्स हैं उनकी भर्ती के लिए, उनकी इनलिस्टमेंट के लिए उन्होंने एक्ट बनाया था, डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे बाद में। फिर है इमीडिएट कॉजेज, कि उसके जो इमीडिएट कॉजेज क्या आए थे वो हम यहाँ पढ़ेंगे, कि क्या तुरंत जो प्रभाव आए थे, ये तो सारी प्रॉब्लम्स चल ही रही थी, लेकिन इमीडिएटली ब्रिटिश ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ ऐसा किया था, तो वो उसके कारण भी लोगों ने उनका क्या किया था, रिवॉल्ट किया था। यस, यहाँ इमीडिएट कॉजेज में देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्टिजियस ग्रीस्ड विथ फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। कार्टिजियस मतलब को हिंदी में बोलते हैं कारतूस, मतलब पुराने ज़माने में जो मिलिट्री में जो बंदूक यूज़ की जाती थी उन्हें कारतूस, तो उनके ऊपर जो फैट जो वो ऑयलिंग करते थे या जो ग्रीस वो लगाते थे, वो किसका लगाने लगे थे, काउ एंड पिग का लगाने लगे थे। तो इस वजह से जो क्या है, जो सैनिक थे, जो सोल्जर्स थे, वो उसके क्या थे, अगेंस्ट थे, कि वो उसको फिर क्या करना पड़ता था, मुंह से ओपन करना था, माउथ से ओपन करना होता था। तो इस वजह से, और उसमें जो यूज़ हो रहा था ग्रीस, वो काउ एंड पिग का हो रहा था, तो इस वजह से भी उन्होंने क्या किया था, रिवॉल्ट किया था। यस स्टूडेंट, अब हम पेज नंबर 49 पर डिस्कस करेंगे। तो सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, फर्स्टली हम जो डिस्कस कर रहे हैं अब सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। यस, देखिए सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स वर इम्पॉर्टेंट इन कॉजिंग अनईजीनेस अमंग द पीपल। यहाँ ये बोल रहा है जो सोशल फैक्टर्स थे या रिलीजियस जो धार्मिक जो फैक्टर थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि लोगों को इसमें जो ब्रिटिश है या अंग्रेज इंटरफियरेंस करके लोगों को अनकंफर्टेबल फील करा रहे थे। जो इंडियंस है अब वो कैसा फील करने लगे थे, अनकंफर्टेबल फील करने लगे थे। Some of the new rulers made by the British government hurt the religious sensibilities and belief of Indians। जो न्यू रूलर्स जो थे वो इस तरह के रूल्स बना रहे थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनकी जो धार्मिक भावनाएं जो है इंडियंस की, उनको क्या कर रही थी, ठेस पहुंचा रही थी। जो लोगों की धार्मिक जो भावनाएं थी, लोग अपने जो गॉड को मानते थे, अलग अलग गॉड एंड गॉडेस की वो वर्शिप करते थे, तो जो अंग्रेज थे
वो इस तरह से रूल बना रहे थे कि वो कहीं ना कहीं इन लोगों को क्या कर रही थी, हर्ट कर रही थी इंडियंस को। दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑलरेडी चेंज एटमॉस्फियर। तो इस तरह से जो एटमॉस्फियर क्या है, चेंज होता जा रहा था इंडिया का एटमॉस्फियर। जो उसमें फर्स्ट जो दिया हुआ है, द लॉ द इंटरफियरेंस विद द रिलीजन एंड द कस्टम ऑफ द पीपल। उन्होंने एक लॉ, इस तरह के कानून वो बना रहे थे कि वो लोगों के सोशल सोसाइटी में और रिलीजन में कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, इंटरफियरेंस कर रहे थे। द एक्ट ऑफ 1850 चेंज द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनएबल टू कन्वर्ट फ्रॉम हिंदूज टू इनहेरिट द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। मतलब वो उनको क्या करना चाह रहे थे, धर्म परिवर्तन, कि अगर कोई बेटा है वो अपने धर्म, अपना जो रिलीजन है वो चेंज करता है, फिर भी उसे क्या रहेगा, प्रॉपर्टी में, अपने फादर की प्रॉपर्टी में राइट रहेगा। इस तरह का वो एक एक्ट, एक लॉ, कानून वो लोग लेके आए थे कि अगर कोई सन है वो किसी और धर्म को अगर वो फॉलो करता है तो भी उसका जो अपने फादर की जो प्रॉपर्टी पर क्या रहेगा, राइट रहेगा। तो इस तरह का लॉ वो लेके आए थे। द हिंदूज रिगार्डेड इट इज़ अ इंसेंटिव टू गिव अप वंस रिलीजियस फेथ। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने जो रिलीजन, अपने जो फेथ है वो उससे प्रोत्साहन, लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो भी क्या होगा कि हमें जो अपने फादर की प्रॉपर्टी में क्या रहेगा, हमारा राइट रहेगा। मैं उत्तराधिकारी जो होगा, मतलब फादर का जो उत्तराधिकारी है, सन है अगर उसका, तो उसका क्या रहेगा, प्रॉपर्टी में राइट रहेगा। इस तरह का एक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई थी इंडिया में, कि आप अगर अपना रिलीजन, अपना धर्म चेंज करते हैं तो भी उससे कोई आप इफेक्ट नहीं होगा, आपकी जो प्रॉपर्टी, आपके फादर की प्रॉपर्टी वो आपकी ही रहेगी। नेक्स्ट जो है फियर ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन। फियर मतलब डर था कि जो रिलीजियस, उनका जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, उनके जो धर्म को वो कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको लेकर। द ब्रिटिश पॉलिसी created a sense of fear both among Hindus and Muslims that their religion was in danger। जो ब्रिटिश जो पॉलिसीज़ थी वो कहीं ना कहीं फियर क्रिएट कर रही थी, किसके, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स दोनों में, दोनों ही धर्म के लोगों में क्या कर रही थी, फियर, डर पैदा कर रही थी रिलीजन चेंज को लेकर, धर्म परिवर्तन। जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, वो क्या कर रहे थे, लोगों का धर्म परिवर्तन, जो रिलीजन है उसको कन्वर्ट कर रहे थे, वो क्रिश्चियंस में, हिंदू है और मुस्लिम से उसको किस में कन्वर्ट कर रहे थे, क्रिश्चियंस में चेंज कर रहे थे। यस, फिर देखिए, एक्टिविटीज़ ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज लीड पीपल टू बिलीव दैट दे ऑल वुड सीन बी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। वो उन्हें, जो क्रिश्चियन मिशनरी था, एक मिशन था इनका, वो लोगों को कन्वर्ट करना चाहते थे, लोगों के धर्म को कन्वर्ट करना चाहते थे, और वो उसके लिए लोगों को कन्वेंस करते थे कि हमारे धर्म में ये है, वो है, अपने धर्म के बारे में बताकर लोगों को क्या कर रहे थे, कन्वेंस कर रहे थे, और लोगों को किस में चेंज करना चाहते थे, क्रिश्चियनिटी में चेंज करना चाहते थे। दिस बिलीव यूनाइटेड पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। तो इससे कहीं ना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर पीपल क्या रहेंगे, यूनाइटेड, एक फॉर्म में अगर रहेंगे तो हम, वो क्या करेंगे, ब्रिटिश जो अंग्रेज है उनका विरोध करेंगे। अगर हम इनका क्या कर देंगे, इनकी कास्ट, इनके जो रिलीजन है उसको ही कन्वर्ट कर देंगे तो लोग क्या रहेंगे, यूनाइटेड फॉर्म में, मतलब एकता में नहीं रह पाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे, और डिवाइड हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, ये जो अंग्रेजों के अगेंस्ट नहीं हो पाएंगे, अगर अगेंस्ट होंगे तो भी क्या कर पाएंगे, लड़ाई नहीं कर पाएंगे, विद्रोह नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन लोगों का क्या कर रहे थे, धर्म में चेंज कर रहे थे। नेक्स्ट जो है, रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म डन बाय द ब्रिटिश। इसके अलावा जो है कुछ रिफॉर्म्स, चेंजेस जो कर रहे थे, देखिए, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म। जो ब्रिटिश थे उनका मानना था, मानने थे कि हमें इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज है, हमें उसे क्या करना है, रिफॉर्म करना, मतलब उसे चेंज करना है। Yes, laws are passed to stop the practice of सती एंड इनकरेज टू री मैरिज ऑफ विडोज। वो क्या लेकर आए थे, एक लॉ लेकर आए थे, उन्होंने एक्ट पास किया था कि एक तो सती प्रथा नहीं होगी। सती प्रथा में क्या होती थी कि अगर जो वाइफ है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो जो वाइफ है वो भी क्या करती थी, साथ में ही अपने जो हस्बैंड के साथ में ही जल जाती थी, तो ये चीज़ कहलाती सती प्रथा। और फिर जो विडो हो, अगर विडो रह भी जाती थी, कोई सती प्रथा नहीं करती थी और विडो रहे तो उसकी अगेंस्ट से रीमैरिज नहीं होती थी, वापस दोबारा उसकी शादी नहीं। तो अंग्रेज चाहते थे कि एक तो ये जो सती प्रथा है ये स्टॉप हो, और जो विडो है, जो विडो लेडीज़ है, उनकी वापस से क्या होनी चाहिए, रीमैरिज होनी चाहिए। ऐसा क्या चाहते थे, जो ब्रिटिश है वो चाहते थे, और वो इसके लिए क्या लेकर आए थे, एक लॉ भी लेकर आए थे, कानून भी लेकर आए थे। फिर देखिए, ऑल्दो दीज रिफॉर्म्स वर द बेनिफिट ऑफ द इंडियंस, बट ये जो लॉ था ये कहीं ना कहीं क्या था, इंडियंस के लिए अच्छा था। इससे क्या होगी, जो लेडीज़ होगी उन्हें कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में एक पोजीशन मिलेगी। यस, फिर देखिए, बट मैनी इंडियंस
began feel the British were destroying the social custom and their traditional way of life. बट बहुत सारे जो इंडियंस थे उनका मानना था कि ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हमारे जो ब्रिटिश राज को मतलब जो हमारी सोसाइटी को ख़त्म कर रहे हैं, या जो हमारे पुराने कस्टम्स मतलब जो पुराने रीति रिवाज चल रहे हैं उनको ये जो ब्रिटिश है ये क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। हमारे जो रूल रेगुलेशंस हम जो बहुत पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें जो अंग्रेज़ क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। फिर देखिए इंडिग्निटीज़ हर्डल एट इंडियंस। अब क्या हो रहा था, जो इंडियंस थे उनके कहीं ना कहीं उनकी इंसल्ट उन्हें फेस करनी पड़ रही थी। वो देखिए, दिस वॉज अ लॉट ऑफ रेसेसमेंट अगेंस्ट इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन बाय द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश जो थे, जो अंग्रेज़ थे, वो बहुत ही इल ट्रीटमेंट मतलब बहुत ही बुरा व्यवहार, बहुत ही बैड बिहेवियर था उनका इंडियंस के लिए। वो इंडियंस को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, उनका जो व्यवहार था, उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही बैड था। Yes, the Englishmen in India could insult, humiliate and even kill Indians at will. जो इंग्लिशमैन थे वो अपनी इच्छा से लोगों की इंसल्ट करते थे, मतलब इंडियंस जो थे, भारतीय थे, उनकी इंसल्ट करते थे, ह्यूमिलेट करना उनको, एंड इवन किल, यहाँ तक कि अगर उनकी बात ना मानने पर उनको मार भी देते थे। इस तरह का बुरा व्यवहार अंग्रेज करते थे भारतीयों के साथ। वेरिंग नेटिव वॉज सपोज टू सैल्यूट इंग्लिश मैन। हर जो उसको इंडियंस को क्या करना पड़ता, जो इंग्लिश मैन है मतलब अंग्रेज को क्या करना पड़ता था, सैल्यूट करना पड़ता था, सलामी देनी पड़ती थी। फिर देखिए, इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट इन ट्रेन्स। ट्रेन का जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट होता है उसमें जो इंडियंस है उन्हें अलाउ नहीं था ट्रैवलिंग करना। उन्हें जो क्या है, एक जनरल जो डिब्बा होता है उसी में ट्रैवलिंग करनी होती थी। फर्स्ट क्लास में उन्हें रिजर्वेशन में अलाउ नहीं था इंडियंस को ट्रैवलिंग करना। तो दे वर डिनाइड प्रमोशन ऑफ जन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर हाई पोस्ट। और इंडियंस को ना तो वो प्रमोशन देते थे कि अगर किसी इंडियन की गवर्नमेंट जॉब है तो ना तो उसे प्रमोशन मिलता था, ना ही वो लोग जो है हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे, कि इंडियंस को ना तो हाई पोस्ट दी जाती थी, ना ही उन्हें कोई प्रमोशन दिया जाता था। तो इस तरह का जो बुरा व्यवहार है जो क्या करते थे अंग्रेज इंडियंस के साथ करते थे। फिर अप्रेंसिएशन अबाउट इंग्लिश एजुकेशन। इसके अलावा वो उन्हें ज़बरदस्ती फोर्सफुली क्या किया जाता है, इंग्लिश एजुकेशन के लिए फोर्स किया जा रहा था इंडियंस को। द क्रिश्चियन मिशनरीज हैड इस्टेब्लिश अ नंबर ऑफ स्कूल्स इन इंडिया। उन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने काफ़ी सारे जो इंग्लिश स्कूल्स ओपन करी इंडिया के अंदर। द इंडियंस फियर दैट द ब्रिटिश ऑब्जेक्टिव वॉज नॉट सो मच प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर एंड साइंस एज टू इंकरेज पीपल टू बिकम क्रिश्चियन। तो इंडियंस जो भारतीय थे उनके मन में ये फियर था, ये डर था कि ये जो इंग्लिश एजुकेशन को जो प्रमोट कर रहे हैं ये इसलिए प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोग क्या है, क्रिश्चियन धर्म को अपनाएं, या जो लोग क्रिश्चियन धर्म की तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो सकता है इनका जो एम है, मकसद जो है वो ये भी हो सकता है कि क्या करना, लोगों को क्रिश्चियन धर्म की तरफ अट्रैक्ट करना। इसलिए ये है यहाँ पर क्रिश्चियन स्कूल्स ओपन कर रहे हैं या इंग्लिश स्कूल्स ओपन कर रहे हैं। तो ये हमने देखे कुछ जो सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ थे। नाउ अब वी डिस्कस इकोनॉमिक कॉजेज़ की क्या इकोनॉमिक कॉजेज़ आर्थिक क्या कारण रहे कि जिसकी वजह से लोगों ने, इंडियंस ने क्या किया, 1857 का क्या किया था, रिवॉल्ट किया था। यस, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द पॉपुलर डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण हो रहा था कहीं ना कहीं। जो हमारी आर्थिक इंडिया की जो सिचुएशन थी बहुत ही अच्छी सिचुएशन थी, सोने की चिड़िया उसे बोला जाता था, तो कहीं ना कहीं ये उसे क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे जो ब्रिटिश थे वो। और इस तरह से जो लोगों में क्या था, डिसकंटेंट मतलब असंतोष, लोग सेटिस्फाई नहीं थे इस चीज़ से कि जो इंडिया के जो पैसे को वो कहाँ ले जा रहे थे, बाहर ले जा रहे थे ना किसी फॉर्म में, कैसे भी करके वो क्या कर रहे थे, इंडिया को लूट रहे थे एक तरह से हम कह सकते हैं। रूइन ऑफ ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो इंडिया का जो ट्रेड है और हैंडीक्राफ्ट है उसे रूइन मतलब बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। द ब्रिटिश डेलिब्रेटली डिस्ट्रॉय इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट। उन्होंने जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने डेलिब्रेटली मतलब सोच समझकर, जानबूझकर क्या किया, इंडिया की जो ट्रेड है, इंडिया का जो आर्ट एंड क्राफ्ट था उसे क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। फिर देखिए, हैवी ड्यूटीज़ ऑन इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल रूइंड दिस इंडस्ट्रीज। अब वो क्या करने लगे, जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा लगाने पड़े। इंडिया का जो सिल्क होता था और इंडिया के कॉटन पर उन्होंने टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया था कि लोग उसे परचेज़ नहीं कर रहे थे, और लोग उसे परचेज़ नहीं करते थे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो हमारा ट्रेड है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस तरह उन्होंने टैक्स जो है वो इंक्रीज़ कर दिया था जो इंडिया के जो चीज़ें थे उन पर। ऑन द अदर हैंड
ब्रिटिश गुड्स वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया एट नेशनल ड्यूटी, नॉमिनल ड्यूटी। यहाँ ये बोल रहा है इसके अलावा जो ब्रिटिश की जो गुड्स है, ब्रिटिश से जो अंग्रेज़ों के यहाँ से जो सामान आ रहा था उसके ऊपर उन्होंने टैक्स को बहुत ही कम कर दिया था। तो ऑब्वियसली उनकी चीज़ों पे अगर टैक्स कम है तो उसकी रेट भी मार्केट में क्या होगी, कम होगी। और रेट मार्केट में जिस चीज़ की कम होगी लोग उसे ही परचेज़ करेंगे। और यही उन्होंने जो इंडियन गुड्स थी उन पर क्या कर दिया था, टैक्स बढ़ा दिया था। और इंडियन गुड्स पर टैक्स बढ़ाया था तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला कि लोग इंडियन गुड्स को परचेज़ नहीं कर रहे थे मार्केट के अंदर। तो इस तरह से इंडियन जो बिज़नेस है वो क्या हो गया था, एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट देखिए, द क्राफ्ट्समैन लेफ्ट द टाउन एंड वेंट टू विलेज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। जो क्राफ्ट्समैन थे, मतलब जो कलाकार जो होते हैं, क्राफ्ट का सामान बनाते हैं, वो अपने जीवन चलाने के लिए क्या करने लगे, विलेजों में, गाँवों से किस तरफ जाने लगे, शहरों की तरफ वो लोग जाने लगे। एज अ रिजल्ट फेमस मैन्युफैक्चरिंग टाउन ऑफ ढाका, मुर्शिदाबाद एंड सूरत वर कम्प्लीटली डेस्टर्ड। तो इस तरह से डेजर्टेड हो गए, मतलब पूरी तरह से जो बहुत ही अच्छे थे हैंडीक्राफ्ट में, या क्राफ्ट वहाँ बहुत ही अच्छा मिलता था, ढाका है, मुर्शिदाबाद है एंड सूरत में। तो वो अब वहाँ पर क्या है, उन्होंने बिल्कुल ट्रेड पे इतने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, लोग सामान नहीं खरीदे थे। बाकी वो ट्रेड में बहुत ही अच्छे कमर्शियल सेंटर वो माने जाते थे, तो वो क्या हो गए, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, पूरी तरह से ख़त्म हो गए ये तीनों सेंटर जो बिज़नेस के लिए बहुत पॉपुलर थे। यस, फिर हम जो देखेंगे इम्प्रोविशमेंट ऑफ द कल्टीवेटर्स। जो किसान थे उनके साथ किस तरह का बिहेवियर किया या उनको किस तरह से उन्होंने अनएम्प्लॉय किया, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल मेड जमींदार द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ देयर स्टेट। यहाँ ये बोल रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट यहाँ कर लिया उन्होंने, बंगाल में कर दिया। जो जमींदार थे उन, तो वो ऑनर थे, पहले ज़मीन के वो ऑनर थे, तो उन्हें ऑनरशिप उनसे ले ली गई। मतलब इस तरह से उन्होंने किया कि जो किसानों से उनकी जो लैंड है वो क्या कर ली गई, छीन ली गई। नाउ वी डिस्कस पेज नंबर 50। यस, दे हैड द पावर टू इजेक्ट द कल्टीवेटर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। और जो कल्टीवेटर, मतलब जो किसान अगर टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा था तो उसे क्या कर लिया था, जो उसके पेमेंट्स है वो ड्यूज नहीं पे कर पा रहा था तो उसे उसकी ज़मीन छीन ली गई थी, उसे उसकी जो ज़मीन से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट है बैड मानसून वर अ डिज़ास्टर फॉर द पीसेंट्स। इसके अलावा बुरा मानसून, बारिश नहीं होना या बहुत ज़्यादा बारिश होना भी क्या कर रहा था, उन पीसेंट्स मतलब जो किसान को इफेक्ट कर रहा था। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो भी जो उनकी जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और बिल्कुल बारिश नहीं होती तो भी क्रॉप क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस तरह से जो कल्टीवेटर्स थे, जो किसान थे, उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। फिर जो हम देखेंगे अनएबल टू पे लैंड रेवेन्यू दे वर कंपेल्ड टू बोरो फ्रॉम द मनी लैंडर। और जो उन्होंने रेवेन्यू, तो अपने जो लैंड है उसका रेवेन्यू भी वो नहीं पे कर पा रहे थे, तो उन्हें क्या करना पड़ा, वो मजबूर थे कि उन्हें जो मनी लैंडर मतलब जो जमींदार होते हैं उनसे क्या करना पड़ रहा था, उन्हें पैसा बोरो करना पड़ा था, मनी उधार लेनी पड़ रही थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिया रिड्यूस टू एन एग्रीकल्चर कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। और इस तरह से जो कहीं ना कहीं इंडिया को एक रिड्यूस कर रहा था, मतलब कहीं ना कहीं कम कर रहा था जो ब्रिटिश है वो। देखिए कैसे, इंडिया वॉज बीइंग गवर्न बाय द ब्रिटिश टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट। जो सिर्फ जो अंग्रेज़ है वो इंडिया को अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर रहे थे, अपने फ़ायदे, वो इंडियंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। यस, देखिए द इंस्टीट्यूट ऑन कल्टिवेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सच एज जूट, अफीम एंड इंडिको। सिर्फ वो चाहते थे कि जो इंडियंस है, जो अगर वो खेती करते हैं, एग्रीकल्चर अगर वो करते तो वो सिर्फ वो चाहते थे कि वो जूट, अफीम और इंडिगो, नील की ही खेती करें। अदर जो है वो चाहते थे कि वो सिर्फ कमर्शियल क्रॉप्स जो है वो ग्रो करें, जो फूड या ईटेबल जो क्रॉप्स हैं उन्हें ग्रो नहीं करने देते थे। लाइक जैसे कि खाने की ऑब्वियसली हमारी जो फूड की नीड है वो भी फुलफिल होना ज़रूरी है, तो उसके लिए राइस, हमें मेज़ है, वीट है, ग्राम है, ये ग्रो करना होगा, तभी हमारी जो ईटिंग है, जो फूड की जो नीड है वो फुलफिल हो पाएगी। तो वो क्या करते थे, जो अंग्रेज़ थे वो उन्हें गेहूँ, चावल, दालें, मक्का ये सब नहीं उगाने देते थे। वो चाहते थे सिर्फ जो कॉटन है और जो नील है, इस तरह की जो क्रॉप्स ही क्या करे किसान अपने खेतों में लगाए, ताकि वो उन्हें बाहर ले जा सके और अच्छा पैसा कमा सके। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इंडिया में क्या हो गई थी, जो फूड प्रोडक्ट्स है उनकी भी क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। फिर जो देखिए ब्रिटिश कंपनीज मैनेज द एक्सपोर्ट ट्रेड। इसके अलावा जो ब्रिटिश की जो कंपनी है वो किसको मैनेज कर रही थी, एक्सपोर्ट ट्रेड।
जो ट्रेड है, जो बाहर भेजा जा रहा था सामान, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट है, उस पर कितना टैक्स लेना है, कितना नहीं लेना है, ये सारा भी मैनेज कौन कर रहे थे? ब्रिटिश, अंग्रेज़ी कर रहे थे। फिर देखिए, द मैन्युफैक्चरर्स इन इंग्लैंड रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स सच एज कॉटन, ऑयल सीड फॉर देयर इंडस्ट्रीज। जो मैन्युफैक्चरर थे इंग्लैंड में, उन्हें क्या थी? रॉ मटेरियल, क्योंकि ऑब्वियसली अंग्रेज थे, वो खेती नहीं करते थे अपने देश में, तो वो रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल कहाँ से ले जाते थे? इंडिया में ले जाते थे। देन अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर, अपनी जो इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर उस रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करते थे। लाइक वो इंडिया से कॉटन ले गए, तो कॉटन से कपड़ा बना के वो उस कपड़े को कहाँ सेल करते थे? इंडिया में सेल। तो वो अपन से जो रॉ मटेरियल है, जो कॉटन है, वो बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही लो कॉस्ट में अपन से परचेज करते थे। देन अपने यहाँ पर उसका कपड़ा बनाकर देन उसको क्या करते थे? इंडिया में सेल करते थे, और उसका काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट वो लोग कमाते थे, और हाई कॉस्ट पर उसे क्या करते थे? वो लोग सेल करते थे अपने प्रोडक्ट को। फिर देखिए यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, तो इस तरह से वो कॉटन इंडस्ट्री, ऑयल सीड्स इंडस्ट्री उन्होंने अपने यहाँ डेवलप कर रखी थी। दे थस मेड इंडिया एन एग्रीकल्चर कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। तो सिर्फ जो ब्रिटिश है वो इंडिया को एक एग्रीकल्चर कॉलोनी के रूप में ही, कि यहाँ से जो रॉ मटेरियल है वो उन्हें कहाँ ले जाना है? अपनी कंट्री में ले जाना है। वहाँ की जो फैक्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर वो उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते थे। देन हाई प्राइस पर वापस क्या करते थे? इंडियंस को सेल कर देते थे। यस। फिर नेक्स्ट जो 4th पॉइंट हम देखेंगे, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू इंडिगो कल्टिवेटर्स। जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे, मतलब जो इंडिगो नील की खेती करने वालों किसानों के साथ किस तरह से बुरा व्यवहार वो लोग करते थे, हम लोग यहाँ देखेंगे। द इंडिगो ट्रेड वॉज हाईली प्रॉफिटेबल टू द यूरोपियन एंड ब्रिटिश प्लांटर्स। इंडिगो का जो ट्रेड है, इंडिगो का जो बिजनेस है, वो अंग्रेजों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल था, बहुत ही फ़ायदेमंद था। However, the conditions under which the peasants had to work were far from being human। यहाँ मतलब वो एक पीजेंट्स, जो किसान थे, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करते थे, वो इतना मेहनत, वो इतना हार्ड वर्क कहाँ करते थे? अपने फील्ड में करते थे, अपने खेतों में करते थे। उसके बाद भी उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। दिस कॉल्ड वाइज पेयर असेसमेंट। और इस तरह से उन्होंने जो बुरा व्यवहार या इल ट्रीटमेंट जो किया था इंडिगो कल्टीवेटर, मतलब उन किसानों के साथ, तो इस कहीं ना कहीं लोगों ने इसका असेसमेंट विरोध किया था, लोग उनके अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो ये भी एक रीज़न था 1857 के रिवॉल्ट का, कि जो वो पीजेंट्स के साथ, किसानों के साथ बिल्कुल भी सही बिहेव उनका नहीं था, उनका जो बिहेवियर था बहुत ही बैड था। फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो हम इसका लास्ट जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, 5th पॉइंट, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया की जो सारी संपत्ति है, पुराने टाइम में इंडिया के अंदर बहुत गोल्ड था, तो अंग्रेज वो सारा गोल्ड किसी ना किसी फॉर्म में टैक्स लगा कर किसी ना किसी तरीके से कहाँ ले जा रहे थे? खुद के देश में ले जा रहे थे। तो मतलब वो क्या कर रहे थे? अपना पैसा निकाल कर ले जा रहे थे। इंडिया के पास जो मनी थी, कॉइन्स वगैरह थे या ज्वेलरी जो भी थी, वो क्या कर रहे थे? अपनी कंट्री में ले जा रहे थे। देखिए कैसे, ड्रेन ऑफ वेल्थ देखिए, द ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ बाय द ब्रिटिश इन वेरियस वेज ऑल्सो वेरी मच रेसिस्टेंट बाय द इंडियंस। वो काफ़ी अलग अलग फॉर्म्स में इंडिया का जो पैसा है, इंडिया की जो वेल्थ है, अलग अलग फॉर्म्स में किसी ना किसी तरीके से कहाँ ले जा रहे थे? अपनी देश में ले जा रहे थे। तो इस तरह से जो इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, वो रेसिस्टेंट विरोध कर रहे थे कि ये हमारे पैसे को क्या कर रहे हैं? अपने देश में ले जा रहे हैं, और हमारे जो देश को उन्होंने क्या कर दिया था? बिल्कुल जो उन्होंने क्या कर दिया था? पुअर कर दिया था। हमारे जो देश की जो सिचुएशन है, उन्होंने बिल्कुल क्या कर दी थी? ख़राब कर दी थी अंग्रेज़ों ने। तो यहाँ हमने पढ़ा है कि क्या सोसाइटी में क्या रीजंस थे, और रिलीजियस, धार्मिक क्या कारण थे कि जो इंडियंस थे वो क्या हो गए थे? अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिश के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ ही ऐसी थी, ना तो वो यहाँ पर किसानों को प्रॉपर खेती करने दे रहे थे, ना ही प्रॉपर तरीके से बिजनेस लोगों को करने दे रहे थे, और इंडिया का जो मनी है वो भी कहाँ ले जा रहे थे? खुद के ही देश में ले जा रहे थे। तो इस तरह से कहीं ना कोई लोग क्या कर रहे थे? उनके अगेंस्ट हो गए थे। इंडियंस उनका विरोध करने लगे थे कि उनकी जो पॉलिसीज़ थी, वो एक भी पॉलिसी ऐसी नहीं थी कि वो इंडियंस को क्या कर सके? हेल्पफुल हो, इंडियंस के लिए हेल्पफुल हो। तो ये हमने देखा है। तो हमने जो इस वीडियो के अंदर न्यू वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। कॉजेज़ जो थे इस रिवॉल्ट के, ये 1857 का जो रिवॉल्ट है ये क्यों हो रहा है, इसके कॉजेज़ क्या कारण थे वो हमने डिस्कस किया है। तो फर्स्ट जो कॉज है सोशल एंड रिलीजियस कॉज, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो यस स्टूडेंट्स, योर पार्ट 1 इज़ कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।